नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, धारा 18 पर हमने और देवेश जी ने लंबी चर्चा की, लेकिन धारा 18 एक ऐसी धारा है जिस पर और चर्चा किए जाने की और विस्तार से चर्चा किए जाने की जरूरत है। तो इस एपिसोड में हम धारा 18 के अन्य उपबंधों के बारे में या उन जानकारियों के बारे में बात करेंगे जो जानकारियां सामान्य रूप से आरटीआई एक्विस्ट हों, आवेदक हों या जनसूचना अधिकारी हों, प्रथम अपीलीय अधिकारी हों, इनको उनके बारे में कम जानकारी है। तो हम ये जानकारी बढ़ाने की दृष्टि से धारा 18 पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवेश जी, हम लोग आगे बढ़े सर इस संदर्भ में। सर नमस्कार सर, हम लोगों ने जैसा चर्चा करी थी और हम लोगों ने 18 के मूलभूत सिद्धांत पे बात करी थी और उसमें 18 के सेक्शन सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 पे था, कुछ वार्ता हुई थी। हम सारी चर्चा करने से पहले इसमें क्योंकि कई कंट्राडिक्शन है, कई विरोधाभासी है, जो लोग विरोधाभासी का तात्पर्य ये एक्ट में अथवा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश हैं उसमें विरोधाभासी नहीं है, लेकिन हमारे समझने में ऐसा विरोधाभासी हो सकता है जिसके लिए चर्चा आवश्यक है। जैसे सर एक जगह यह कहा गया है मणिपुर केस में कि 18 के अंतर्गत सूचना देने के निर्देश नहीं दिए जा सकते। जो हमारा स्टेट मणिपुर का केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया, उच्च न्यायालय ने भी यही प्रतिपादित किया था कि सेक्शन 18 में सूचना दिए जाने हेतु तो आदेश नहीं पारित किए जा सकते। लेकिन आयुक्त ये कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त का तात्पर्य संबोधन है कि आयोग को यह पावर है कतिपय मामलों में वो सूचना देने के निर्देश दे। अब ऐसी स्थिति में दो चीजें विषम परिस्थितियां मतलब उत्पन्न होती हैं कि माननीय न्यायालय का यह आदेश है कि नहीं दी जा सकती, लेकिन वहीं इसमें अभी प्रावधानित है कि दी जा सकती है। तो ये समझना लोगों के लिए जरूरी है। ये ना तो आदेश गलत है, ना तो ये देने के निर्देश हैं, लेकिन स्थितियां क्या है और किन स्थितियों में दी जा सकती है, ऐसे कई इसमें प्रावधान है। जैसे ही आया कई मामलों में देखने में आया कि एक्ट ये कहता है कि आयोग को 250 रुपया प्रतिदिन या 25,000 दंड लगाने का अधिकार है, अथवा ऐसी स्थिति में विभागीय कार्रवाई करने का अधिकार है जहां आदेशों का उल्लंघन होता हो। लेकिन एक्ट में यह भी स्पष्ट है और इसमें रमेश वर्मा और कई केसों में गुजरात में आया कि आयोग 18 के अंतर्गत अगर उसे ऐसा प्रतीत होता और लगता है कि इसमें जान के सूचनाओं को रोका गया है, उसमें विभागीय कार्यवाही की संस्तुति कर सकता सीधे। तो ऐसे लिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सर एक बार हम धारा 18 पे सरसरी रूप से चर्चा करते हुए तो फिर आगे इसको हम लोग प्रोसीड करें। सेक्शन 18 के 4 सब सेक्शन है, जिसमें से सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 में इसके 6 क्लास हैं। एक्ट के सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 पे वार्ता करी, जिसमें 6 क्लास दिए गए हैं, जहां ये कहा गया कि 6 क्लास का तात्पर्य है कौन कौन से मामलों में आयोग जांच शुरू करने का तात्पर्य सर यहाँ है कि उसकी, क्योंकि यह शिकायती प्रकरण है और जांच करके कार्यवाही के लिए उसकी प्रोसीडिंग कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो 6 क्लास दिए गए वो ए से लेकर सर एफ तक दिए गए। ए में पहला यही कहा गया, हम लोगों ने बताया था लेकिन सरसरी निगाह पर ए बी सी हिंदी में एक क ख ग घ ङ च तक है और ए बी सी डी ई एफ जिसको हम देते हैं एफ तक है। तो सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 का जो क्लास 1 कहता है वो कहता है, जिसमें हम लोगों ने एक चर्चा और करी थी, कब आयोग में सीधे आना चाहिए, कहीं रोक नहीं है। और इस जो सेक्शन में एक शब्द आया सर, विवक्षित के रूप सर निर्वचित शब्द आया है। ये बहुत इसको थोड़ा सा चूंकि हिंदी कठिन है तो दर्शकों के लिए इसको थोड़ा सा और विश्लेषण करने की जरूरत है। इसमें इंपॉर्टेंट यही बताया गया कि एक्ट का जो एक मूल उद्देश्य पे हम लोगों ने चर्चा करी। हमको लगता है सर एक बार सेक्शन का पूरा हम बता दें तब इस पे हम लोग चर्चा करें जो हम लोग उठाए। तो सबसे पहले सेक्शन जो 18 का जो सब सेक्शन 1 का क्लाज ये है, ये सीधे कहता है कि अगर कोई आवेदक किन चीजों से व्यथित होकर सेक्शन 1 में है, जैसे कि अगर कोई भी विभाग, प्राधिकरण किसी भी मतलब अपने कार्यालय में जन सूचना अधिकारी अथवा सहायक जन सूचना अधिकारी का नियुक्ति करने में असमर्थ रहा, क्योंकि आयोग ने कहा था कि जब 100 दिन के अंदर सभी विभागों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक कार्यालयों में, प्राधिकरणों में जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ऐसी स्थिति में जहां आवेदक अपना आवेदन देने में असफल है, क्योंकि वहां किसी भी जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नामित, हमने 2 शब्द रखा, नियुक्ति इसमें शब्द नहीं आता सर, लेकिन वहां किसी न किसी को
एक प्रकार से इसका दायित्व दिया जाता है। हम कहते हैं उसको डिप्यूट किया जाता है या रखा जाता है और नामित किया जाता है। अगर नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में, या कि कोई भी जन सूचना अधिकारी कोई भी 6(1) के अंतर्गत आवेदन लेने से, या अगर हम कहें प्रथम अपील 19(1) के अंतर्गत जो प्रथम अपील है, प्रथम अपील लेने से, या 19(3) के अंतर्गत वह द्वितीय अपील लेने से मना करता है। तो जो हमारा सब सेक्शन 1 का क्लॉज ये है, इसके लिए कहा गया। सेक्शन बी, ये उसमें जो सेक्शन बी बनाया गया, या हम ये कह सकते हैं 1 का जो ख बनाया गया, इसके लिए स्पष्ट कहा गया कि सूचना आधारित है और या कहीं अंतरण का विषय वस्तु है। ये सर थोड़ा सा विचार का है, जरूरी नहीं है कि उसके यहाँ ही सूचना आधारित हो, अगर उसने लेने से मना कर दिया। तीसरी चीज जो सी कहा गया, या हम ग की बात करें तो ये कहा गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा मतलब ये जो जितने सेक्शन है इसमें 6 प्रकार का हम सीधे बता दें कि उसने ऐसी फीस का संदाय किया जो आवेदक को लगता है कि इतनी शुल्क नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक शुल्क है, या उसने गलत सूचना दी, मिसलीड किया। और अंत में जो यफ कहा गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें ये पूरा डिस्क्लोज नहीं किया गया केवल क्या, बाकी तो पांचों जगह ये खोला गया किस किस पे आए। उसमें कहा कि ऐसे आवेदन जो प्राप्त होते हैं जहां सूचना आधारित अभिलेख से संबंधित कोई अन्य विषय वस्तु हो, तो अन्य विषय वस्तु माननीय आयोग के विवेकाधिकार पे है कि उसमें किन किन चीजों को लिया जाए, किस चीजों को लिया जाए। तो इस 6 प्रकार से कोई आवेदक व्यथित है तो आयोग के समक्ष वो अपना शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। और जब शिकायत प्रस्तुत करे तो आयोग का जो इसमें सब सेक्शन 2 बनाया गया कि उसकी जांच करे, और उसे अगर ये लगता है आयोग को कि हाँ, जो आवेदक अपने बात को उठाया है इसमें ये तथ्य प्रथम दृष्टया कोई एक, सभी की आवश्यकता नहीं, इस 6 में से कोई एक कारण हो जिससे आयोग को लगता है ये सही है, और इस पे वो अपना उसका जांच शुरू करे। और जब जांच शुरू करे तो उसमें सर जो तीसरा बनाया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको लगता है ये सेक्शन बहुत बड़ा है जिसे हम 18 को देखते हैं। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता है, तो उसके जो भाग होते हैं, जो उसकी शक्तियां होती हैं, माननीय आयोग के सुनवाई करने वाली पीठ को वो शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात, और जो ये शक्ति है, सबसे पहले हम आदेश 5 की बात करें। आदेश 5 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को, सब ध्यान रखें, एक्ट में हर जगह हम लोगों ने कई जगह इसका डिफिनेशन किया कि जैसे हम लोगों ने जन सूचना अधिकारियों की बात करी, हम लोगों ने वहां लोक प्राधिकारियों की बात करी, इसका हम लोगों ने अलग अलग डिफिनेशन दिया, ये दोनों का कहां कहां उपयोग है। यहाँ व्यक्ति शब्द आया सर, यहाँ जन सूचना अधिकारी शब्द नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट देने की बात है कि 18 में व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी करने की बात है। तो सवाल उठता है व्यक्ति क्या हो सकता है, केवल जन सूचना अधिकारी हो सकता है या वो अन्य भी हो सकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कई आदेश हैं, अभी लोग हम आदेश पे भी सर चर्चा करेंगे। वह साक्ष्य के रूप में, साक्षी के रूप में, साक्ष्य के रूप में अभिलेख प्राप्त करने हेतु वह व्यक्तियों को नोटिस करके उन्हें आयोग के समक्ष उपस्थित होने या संबंधित साक्ष्य या साक्षी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकता है। जो हमारा आदेश, और कैसे कैसे इसमें भी सर हम लोगों ने पहले भी बात की, जो आदेश 5 की हम बात करते हैं और जो एक्ट में प्रावधानित है कि सेक्शन 18 का सब सेक्शन जो 3 है, उसमें जो 6 क्लाज हैं कि उनको कब सम्मन जारी किया जाए, कैसे सम्मन जारी किया जाए, किन परिस्थितियों में सम्मन जारी किया जाए, और यह भी बाध्यता है अगर कोई सम्मन को स्वीकार कर उपस्थित नहीं होता है तो उन्हें माननीय आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य आयोग कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल जन सूचना अधिकारियों के लिए नहीं है, यह आयोग उन व्यक्तियों को जो समझता है इस प्रकरण में जो हम शिकायत की जांच कर रहे हैं, उसमें मुझे इस साक्ष्य के रूप में या साक्ष्य के संबंधित अभिलेख के रूप में किसी व्यक्ति को तलब करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगहों पर यह आता है, कई लोगों ने कहा कि हम जन सूचना अधिकारी नहीं है और जन सूचना अधिकारी न होने के कारण आयोग मुझे नहीं बुला सकता। ऐसा नहीं है। शिकायत के क्रम में साक्ष्य अगर उनके पास है और साक्ष्य की आवश्यकता है तो आयोग उन्हें तलब कर सकता है। जो सेक्शन हम इसके सब सेक्शन 4 की बात करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया कि अगर आयोग को लगता है किसी शिकायत की जांच कर रहा है, वह सदन से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि या मेरे स्टेट से, हमारे विधानसभा से रिलेटेड हो, ऐसे किसी अभिलेख को किसी कानून के द्वारा नहीं रोका जा सकता। आयोग को यह पूरा पावर है जांच के समय वह सभी अभिलेखों को तलब करे। सर ध्यान दें, वो देने की बात यहाँ सेक्शन में नहीं है। यहाँ सेक्शन में उन अभिलेखों की जांच करने की विषय वस्तु है।
और इसी के संबंध में एक अहमदाबाद एजुकेशनल सोसाइटी उसका था सर केस, जिसमें हम लोगों ने अभी बात करी कि आयोग को पूरा शक्ति है, किसी भी अभिलेख को वह तलब करे और तलब करने के लिए उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।